नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड के करंट अफेयर्स को डेली आपको बताई जाएगी हर दिन सुबह में कि झारखंड का जो करंट अफेयर्स है वो जो रेगुलर होगा, जिसमें पुराना क्वेश्चंस नहीं रहेगा, लेटेस्ट क्वेश्चंस होगा। तो हमारे साथ आप सुबह में प्रतिदिन प्रैक्टिस में आ सकते हैं। और ये मेमोरी टेस्ट होगा जिसमें आप रोज जो करंट अफेयर्स देख रहे हैं वो आप कितना याद रखते हैं उससे, और उसका व्याख्या भी किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के क्वेश्चन से। और ये वर्ष 2022 में झारखंड के में नीति आयोग की जो टीम आई है उसके सदस्य कौन है। सो हु इज द मेंबर ऑफ नीति आयोग, द टीम मेंबर हु केम टू झारखंड, ये आपको बताना है। आप जल्दी से आंसर करेंगे। नीति आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है और आपको एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन होगा। संविधान में आर्टिकल 38 अगर देखेंगे तो उसमें वेलफेयर प्लान की बात की जाती है। तो वहां से एक योजना आयोग बनाया गया था 1950 में, और उसी का नाम बदलकर जो है नीति आयोग किया गया। तो नीति आयोग में आप जानते होंगे प्रधानमंत्री इसके प्रमुख होते हैं। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि जो नीति आयोग का जो उत्तर है, देखिए ऊपर आ गया उत्तर कि भारत सरकार की नीति आयोग की टीम नवंबर 2022 में कांके प्रखंड का पिठौरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और ईचा पीढ़ी में कृषि क्षेत्र का निरीक्षण किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी, तो यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको हम घेर दे रहे हैं, सुमन कुमार बेरी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सुमन कुमार बेरी जो है वो आए उपाध्यक्ष, और जमशेदपुर, दोनों में रांची और जमशेदपुर में इन्होंने दौरा किया और आकांक्षी जिला की स्थिति की रिपोर्ट लिया। नीति आयोग का सदस्य राकेश रंजन सदस्य थे, और जो उपाध्यक्ष है सुमन कुमारी बेरी वो आए, और ये आने के बाद इन्होंने रिपोर्ट लिया सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कि नीति आयोग में कि किस प्रकार के काम हो रहे हैं वहां पर। और नीति आयोग जो है सलाहकारी संस्था है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आती है, मतलब संविधान में इसका डायरेक्ट जिक्र नहीं है। जैसे चुनाव आयोग डायरेक्ट जिक्र है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा, लेकिन जिसका डायरेक्ट जिक्र नहीं है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में उसका दिया जाता है मान्यता। अगले क्वेश्चंस की ओर में चलते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, खूंटी में हॉकी के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय मैदान का क्या नाम है। हॉकी के लिए बिछाया गया ब्लू टर्फ किस देश से मंगाया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय मानक इसके लिए क्या होता है। इन दिनों आपको पता होगा झारखंड में खूंटी एक ऐसा जिला है जहां से लगभग 20 ऐसे खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय स्तर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में गए। 3 के नेतृत्व में तो गोल्ड मेडल भी जीता है भारत ने। तो ये खूंटी डिस्ट्रिक्ट, जहां पर आप अगर मेन रोड से जाएंगे तो हिरनी वाटरफॉल आपको नजर आ जाएगा, और खूंटी से पत्थलगढ़ी वाला भी जो था मामला वो भी खूंटी से शुरुआत हुआ था। तो खूंटी में जो हॉकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय इस समय में इंटरनेशनल मानक में ब्लू टर्फ को रखना जरूरी होता है, तो उसे लगाया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है इसके लिए, और किस देश से मंगाया गया है, हॉकी के लिए किस देश से इसको मंगाया गया है। तो आपको जल्दी से आंसर करना, और आंसर आप लोगों ने किया है, लेकिन चलिए हम देख लेते हैं कि सही उत्तर क्या हो रहा है। और देखिए यहाँ पर सही उत्तर आ गया। तो सही उत्तर आपको हम 1 मिनट थोड़ा सा आपका वक्त लेंगे, सही उत्तर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। और अभी आपका सही उत्तर तो आया, लेकिन थोड़ा सा छोटा ऊपर में लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं कि कैसे बड़ा हो पाएगा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो ये देखिए आंसर यहाँ पर है, खूंटी के बिरसा कॉलेज स्थित नया एस्ट्रोटर्फ इंटरनेशनल हॉकी ग्राउंड बना है। और ये आप देखें कि नवनिर्मित एस्ट्रोटर्फ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने इसके लिए फील्ड सर्टिफिकेट दे दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा, और इसे देखिए वियतनाम से मंगाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसे वियतनाम से मंगाया गया है। वियतनाम जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में सबसे किनारे देश है वियतनाम, और पहले जो वियतनाम था नॉर्थ और साउथ वियतनाम था, लेकिन बाद में वो एक हो गया। और यहीं पर हो चिन मिन सिटी, जैसे हो चिन मिन वहां पर गांधी जी के जैसे हैं, और बहुत फेमस है
वियतनाम, उसकी राजधानी हनोई है और वो दो नदी के संगम पर। आप जल्दी से नाम बताइए वो नदी का क्या है। और यहाँ पे देखिए लगभग 8 करोड़ का खर्च आया है इसे बनाने में और इसमें छात्रावास गैलरी के अलावा 4 हाई मास्ट लाइट भी लगाया गया है। और अब रात में भी भारत में मैच होगा, मतलब ये खूंटी में अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मैदान बनाया गया है। और देखिए जयपाल सिंह मुंडा, मनोहर टोपनो और निक्की प्रधान समेत 3 ओलंपिक खिलाड़ी भी यहाँ से गए हैं और निक्की ने 2 बार तो ओलंपिक में देश का नेतृत्व भी किया है। इसके अलावा 20 खिलाड़ी ऐसे हैं जो जिसमें सावित्री पूर्ति, अलमा गुड़िया, विश्वासी पूर्ति, दयामनी सोई, सोलोनी पूर्ति, पुष्पा प्रधान, गुड्डी कुमारी, अनीमा सोरेन, विश्वासी महिंद्रा, सेम्यूल नाग और सुनील टोपनो प्रमुख हैं। तो ये सारे लोग हैं जो झारखंड का नाम रोशन किए हैं और इसलिए यहाँ पर वियतनाम से ब्लू टर्फ एक ग्राउंड होता है जिसमें हॉकी की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। और इसके आने के बाद में झारखंड से और ज्यादा हॉकी के जो प्लेयर हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से जा पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपके लिए और अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है अभी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर कि वर्ष 2022 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड में कितना किलोमीटर का सड़क को मंजूरी दिया है। ये सारे बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आए हैं और ये पहला क्वेश्चन होगा जो आप इसको देख पा रहे होंगे। और ये वर्ष 2022 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड में कितना किलोमीटर का सड़क को मंजूरी दिया है। ये सारे प्रश्न करंट अफेयर्स, आपको बाद में लोड नहीं हो, नया क्वेश्चन बनाया जा रहा है आपके लिए। और सबसे बड़ी बात कि झारखंड के जितने एग्जाम होंगे, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, दरोगा, एक्साइज, राजस्व कर्मचारी, टीचर परीक्षा, सारे एग्जाम के लिए करंट अफेयर जरूरी होता है। तो बहुत से लोगों ने कहा था कि इसके लिए कुछ कीजिए क्योंकि ज्यादा करंट अफेयर्स रिपीटेड होता है और वो कहीं ना कहीं गाइड से ही निकाल करके बनाया जाता है। ये पहला बार ऐसा किया जा रहा है कि नए प्रश्न डेली के करंट अफेयर्स के अनुसार में तैयार किया जा रहा है व्याख्या के साथ। तो चलिए इसका उत्तर हमें लगता है कि आप लोग ने काफी लोग भेज दिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड में कितना किलोमीटर का सड़क मंजूरी दिया है ये आपको बताना है कि अभी रिसेंटली ये चर्चा में आया था और इसका उत्तर यहाँ पर आ गया है। तो जल्दी से हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप इसको देख पाइए आसानी से। और यहाँ आ गया, देखिए उत्तर आपको दिख रहा होगा अगर 3150 किलोमीटर सड़क एवं 150 पुल की स्वीकृति 2022 में इसी महीने यानी कि नवंबर के महीने में कुल मिलाकर के 350 योजना की भी झारखंड को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 2300 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, 2300 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है और ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को दिया गया है। इसके लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो योजनाएं होती हैं उसके लिए फंडिंग कहां से आता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है सेंट्रल रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो किया है और इसमें सचिव एन सिन्हा ने ये जानकारी दिया है। और इसमें जो काम कैसे होता है देखिए, सेंटर है और सेंटर से ये स्टेट में आता है और स्टेट से ये चला जाता है डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट से ये चला जाता है ब्लॉक में और ब्लॉक से ये चला जाता है पंचायती राज में यानी कि गांव में। तो ये है फार्मूला और इसके बाद इसमें बताया जाता है कि कितना पैसा कहां से जा रहा है और पंचायती राज संविधान के किस अनुच्छेद में है, इसका उत्तर आप लोगों से चाहेंगे हम और जल्दी से आप उत्तर भी दें। तब तक हम अगले क्वेश्चंस की ओर चलना चाहेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए और ये है क्वेश्चन, झारखंड में आरक्षण को लेकर नया आने वाला विधेयक क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड में आरक्षण को लेकर नया आने वाला विधेयक क्या है। व्हाट इज द न्यू रिजर्वेशन बिल विच इज गोइंग टू कम इन झारखंड। बहुत से लोग इंग्लिश मीडियम के लिए भी बोल रहे थे तो चलिए दोनों भाषा बोल दे रहे और इसका उत्तर आप दे। आरक्षण संविधान का
अनुच्छेद 15 के द्वारा दिया जाता है SC ST और OBC को, और आर्टिकल 16 के द्वारा गवर्नमेंट जॉब में जो आरक्षण है वो दिया जाता है। तो ये भी साथ में जरूर जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी केस में ये जजमेंट था कि 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, और इसे लेकर के अब जो EW वाला जो EWH का आरक्षण आया 10%, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया है और उसमें बोला है फिर से विचार किया जाए, क्योंकि उसके पुराने जजमेंट का ये वायलेशन हो रहा है। तो चलिए, तब तक आप लोगों ने उत्तर ले आया, और चलिए हम देख लेते हैं कि इसका सही उत्तर क्या आ रहा है। और सही उत्तर आ रहा है इसका, और ये है झारखंड में थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है, 1 मिनट। झारखंड में OBC आरक्षण 27% करने को लेकर के विधेयक लाया जा रहा है। 27% OBC आरक्षण को करने के लिए विधेयक लाया जा रहा है, और ये अगर आ जाता है तो फिर सरकार को तो लाभ होगा ही होगा, और खास करके हमारे जो OBC भाई बहने उनको भी लाभ होगा। पंचायत चुनाव में लागू होगा, और बिहार में तो आप जानते हैं कि सारे पंचायत के सीट में मुखिया और अन्य पद भी अधिकांश महिलाओं के लिए रिजर्व है, और झारखंड में भी हो जाएगा। तो ये झारखंड में OBC आरक्षण 27% करने को लेकर विधेयक लाया जा रहा है नवंबर महीने में, और ये 2022 का है। तो इसके आने से पंचायत चुनाव में भी OBC का आरक्षण बढ़ेगा। खास करके झारखंड में जो OBC समुदाय है वो 2 डिमांड कर रहे हैं। पहला डिमांड कर रहे हैं कि 27% उनको आरक्षण दिया जाए। दूसरा डिमांड उनका है कि उनको ST कैटेगरी में शामिल किया जाए। इस डिमांड के पीछे क्या बड़े बड़े राजनीतिक लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि ST में अगर OBC को डाला जाएगा तो इससे झारखंड में थोड़ा हमें लगता है कि विवाद बढ़ ही जाएगा। तो सरकार को ऐसा स्टेप लेना चाहिए जिसमें दोनों लोग खुश हो और दोनों लोगों को लाभ मिले, ना कि लटकाने वाला कोई काम हो, जो झारखंड में आपको अक्सर देखने को मिलता होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर आ चुका है, और अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, रांची के किस प्रतिभागी को लॉ के क्षेत्र में वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस का 3 गोल्ड मेडल हासिल हुआ है? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 3 गोल्ड मेडल एक यूनिवर्सिटी से, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश यू ललित भी पहुंचे थे, और साथ में बांग्लादेश के चीफ जस्टिस भी आए थे इस कार्यक्रम में। ये बंगाल का मैटर है, और यहाँ पर रांची की रहने वाली एक प्रतिभाशाली जो है लड़की, उनको लॉ के क्षेत्र में वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस का 3 गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। और भारत में ये बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, खास करके देखिए रांची की ये लड़की है जिनको ये दिया गया है। तो देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या हो रहा है, और सही उत्तर यहाँ पे देखिए आ गया, और हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते ताकि आप देख पाए सही उत्तर को। तो यहाँ पे देखिए आ गया, सही उत्तर है इसका कि यह गोल्ड मेडल रांची की मनस्वी को मिला है। तो मनस्वी याद रखेंगे, यह गोल्ड मेडल रांची के मनस्वी को मिला है, जिसमें LLM जो LLB के बाद जो बैच होता है वो LLM होता है। थोड़ा सा कट रहा लगता है, तो हम इसको थोड़ा ठीक कर दें। अभी ठीक हो गया। चलिए, तो जिसमें LLM बैच 2019 की छात्रा जो वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस की पास आउट है, उन्होंने हासिल किया। इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश यू ललित, ये भी नवंबर महीने का कार्यक्रम है, और यू ललित, बांग्लादेश के चीफ जस्टिस हसन F सिद्दीकी, और ये सब लोग शामिल हुए। कोलकाता हाईकोर्ट के कई जज थे, और बहुत बड़ी उपलब्धि ये मानी जाएगी। मनस्वी नाम याद रखेंगे आप, तो हमें लगता है कि आपका ठीक हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर में चले। झारखंड में आवास प्लस योजना, ये केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका नाम है आवास प्लस योजना। प्रधानमंत्री वाला जो आवास का कार्यक्रम चल रहा है, PM वाला, तो अंतर्गत कितने लाभुक का चयन किया गया है, कितने इसमें बेनिफिशियरी है झारखंड में? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बेनिफिशियरी इज देयर फॉर द
प्रधानमंत्री आवास प्लस प्रोग्राम। ये प्रधानमंत्री कार्यक्रम, प्रधानमंत्री का आवास योजना चल रहा है जिसमें सब्सिडी दी जा रही है, और एक 1 BHK का फ्लैट ये आपको अलग अलग अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में तैयार किया गया है। खास करके इस वक्त में अर्बन एरिया में दिया जा रहा है। और जब कभी नीति आयोग की बैठक होती है तो उसमें मुख्यमंत्री अथवा मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि जो होते हैं वो डिमांड करते हैं कि चलो हमको आपने ये वादा किया था और ये नहीं मिला। खास करके जब केंद्र और राज्य में अलग अलग की सरकार होती है उस वक्त में ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर उत्तर भी आ चुका है कि इसमें 43 और 4,35,000 इकाई का भौतिक लक्ष्य झारखंड में रखा गया था, और जिसमें वित्तीय वर्ष 21-22 में 4,35,000 का इकाई लक्ष्य था अभी। और अभी उसमें सब मिलाकर के लक्ष्य तो ज्यादा होगा, और लोगों को आवास नहीं मिला। झारखंड के लिए कुल सूचीबद्ध 10,35,895 लाभुक होने चाहिए, और इसमें से अभी 6,32,000 लोगों को नहीं मिला है। ये लक्ष्य रखा गया है, जो अभी तक मिला है इसका मतलब इतने लोगों को मिला है। और 15 नवंबर 2022 को झारखंड स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर जो है उनको किनको रखा गया उसका भी यहाँ पे उत्तर आ गया। लेकिन हम देखते हैं कि ये क्या अलग से कानून है, अलग से क्या है इसका आंसर होगा। चूंकि किसी दूसरे क्वेश्चन का भी उत्तर नीचे आ चुका है तो ये गलती से यहाँ पर आ गया। इसका क्वेश्चन यही होगा कि 15 नवंबर 2022 को झारखंड स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि कौन रहेंगी, और ये हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो उस दिन बिरसा मुंडा जयंती के दिन में झारखंड में मुख्य अतिथि के तौर पर आ रही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और क्वेश्चन है झारखंड में वर्ष 2022 में वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है जिन्होंने दल बदल मामले को लेकर कहा है कि यह स्पीकर के पास इसके अधिकार नहीं होने चाहिए, इसके लिए अलग से अदालत गठित हो। जरूर से आप इसका उत्तर जानते होंगे, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दल बदल का मामला है। कुछ प्रश्न आपके साथ और पूछ लेते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल का मतलब इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन लॉ होता है। हु इज द स्पीकर ऑफ विधानसभा करेंटली इन झारखंड हु सेड there should not be any law in anti-defection law and power is not given to speaker, power is given to separate judicial system। ये किसने कहा है? तो स्पीकर का नाम जरूर से आप जानते होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के कई कानून बना हुआ है जिसमें कि खरीद फरोख्त नहीं हो, लोगों को फायदा मिले, इसे लेकर बनाया गया था। लोगों का मतलब है यहाँ पर कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल जब चुन करके जाते हैं वो बाद में दूसरे से मिलते हैं। जैसे महाराष्ट्र में हुआ कि बीजेपी और शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ी, लेकिन बाद में शिवसेना कांग्रेस एनसीपी से मिल गई, फिर शिवसेना के शिंदे गुट टूट के बीजेपी से मिल गए। तो जनता के वोट का अपमान माना जाता है। झारखंड में भी बाबूलाल मरांडी का एक मामला चल रहा है। उस समय में जेवीएम हुआ करता था और कुछ उनके विधायक कांग्रेस में चले गए, कुछ बीजेपी में विलय कर गए। तो इसमें स्पीकर को पावर दिया गया है, केंद्र में स्पीकर लोकसभा का और राज्य में स्टेट विधानसभा के स्पीकर को पावर दिया गया है कि वो बताएंगे कि क्या कुछ हो सकता है, कितना उनको शक्ति दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि क्या ये जो शक्ति देने की जो बातचीत की जा रही है, क्या ये पावर विधानसभा के स्पीकर को होना चाहिए? क्योंकि आपने देखा होगा क्या ऐसे मामले में कि 5 साल जांच करते करते चला जाता है और 5वें साल में आकर के डिसीजन होता है। तो रविंद्र नाथ महतो जो झारखंड में वर्तमान जो है वो स्पीकर है, और उन्होंने ये कहा है कि उनके हिसाब से स्वतः संज्ञान लेने वाले मुद्दे को उन्होंने स्वयं से हटा दिया है कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए जिसमें स्वतः संज्ञान जो है वो लें। तो उन्होंने एक सुधार किया कि स्वतः संज्ञान जो है वो नहीं लेंगे।
और 10वीं अनुसूची का विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में रहना गलत है, उन्होंने कहा। और 10th शेड्यूल कब जोड़ा गया था, आप लोग बता सकते हैं हमारे संविधान में? जो 10th शेड्यूल है ये कब जोड़ा गया था? 10th शेड्यूल मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हो रही है, और रविन्द्रनाथ महतो बोल रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। बेसिकली इससे जनतंत्र का अपमान होता है और उनके पास लगता है कि बेकार की इतनी शक्ति दी गई है। तो उन्होंने ये बोला और ये भी बोला कि इसके लिए अलग से एक न्यायालय बनाने की जरूरत है। तो सही उत्तर है कि 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में 52nd अमेंडमेंट 1985 में जोड़ा गया था। और ये है क्या? जब आपको जनता वोट देती है, जिसको भी देती है, जिस पार्टी को देती है, अगर आप चुनाव जीतते हैं, बाद में मंत्री बनने के लालच में पार्टी छोड़ देते हैं, तो जनता का अपमान होता है। और इसके लिए शुरुआत में नियम था कि 1/3 लोग होने चाहिए तो पार्टी में बंटवारा माना जाएगा। 100 लोगों में अगर 33 या 34 लोग बोलते हैं तो इट इज स्प्लिट इन द पार्टी होगा। लेकिन अब नया नियम आया है कि 2/3 लोग मतलब 100 लोगों में 67 लोग बोलते हैं तो उसे माना जाएगा कि ये स्प्लिट इन द पार्टी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो तैयार किया गया है। आपको फिर से एक बार याद दिला दें कि हमारा नया सीरीज चल रहा है सुबह में 8 बजे प्रतिदिन, जिसमें आपको करेंट अफेयर्स झारखंड का खास करके बताया जाएगा। झारखंड के जितने भी एग्जाम है, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, दरोगा, सिपाही, टीचर परीक्षा, एक्साइज वाले लोग, पंचायत वाले लोग, हर एग्जाम में सीजीएल के लोग, इतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये फ्री हो रहा है क्लासेस झारखंड जीके का। खास करके खास बात यह है कि इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन को हम लेकर के आए, जो नए क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ये कहीं से कोई स्क्रिप्टेड या ली हुई क्वेश्चन नहीं है। आपको ये क्वेश्चन पहले यहां दिखेगा, उसके बाद कहीं और दिखेगा। तो चलिए, रांची में कितने राज्य के ऑफिसर के साथ एक बैठक हो रही है जल योजना को लेकर वर्ष 2022 नवंबर महीने में, पहले सप्ताह में कितने ऑफिसर्स के साथ एक बैठक हो रही है जल योजना को लेकर? उस योजना का नाम क्या है? ये नोडल ऑफिसर्स की बैठक होती है। और भारत में अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम, हाउ टू कंजर्व वाटर, कैसे हम बचा पाएंगे। जैसे इजराइल में देखिए कनाट सिस्टम होता है, कनाट, जिसमें वट एवर पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर इज देयर उसको प्रिजर्व करते हैं। नॉर्थ अफ्रीका में भी फुगारा सिस्टम है, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में करेज सिस्टम है। इंडिया में भी वाटर को लेकर के बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। तो वो योजना कौन सी है ये पूछा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए, इसका नाम है जल छाजन योजना। इसका नाम है जल छाजन योजना। और इसमें 5 राज्य के ऑफिसर जो है वो बैठक में आ रहे हैं। जल छाजन योजना इसका नाम है और 5 राज्य के ऑफिसर की बैठक की जा रही है। इसमें भाग लेने के भारत सरकार का भूमि संसाधन विभाग के सचिव जो है वो आएंगे। और ये विभाग किसके अंतर्गत आता है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, सेंट्रल रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अधीन आता है। ये भी आपको याद रखेंगे आप। और काफी कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बता दें साथ में। अगला प्रश्न भी है नीचे, झारखंड के किस कंपनी को अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पर सड़क बनाने का एक प्रोजेक्ट दिया गया है? झारखंड के किस कंपनी को अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पर सड़क बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया है? Which company of Jharkhand gets the project for road formation in Arunachal Pradesh and in China Belt? और कौन सी कंपनी झारखंड की जिसको ये दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, इंडिया और चाइना के बीच में यहीं पर मैकमोहन रेखा है, आपको पता है ये सारी चीजें। और ये विवादित क्षेत्र भी है इंडिया और चाइना के बीच में। चाइना हमेशा से
हमारे क्षेत्र को छीनना चाहता है। हम हमारे 3 साइड से चाइना ने परेशान कर रखा। श्रीलंका को कैप्चर कर लेगा तो चारों साइड से हो जाएगा। तो एक साइड तो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, जो हमारा काराकोरम का एरिया को उसने छीन लिया है। उसका नाम उसने अक्षय चीन रख दिया, अक्षय चीन। दूसरा एरिया सिक्किम में नाथुला पास के पास में, वहां पर हमें परेशान कर रहा है, नाथुला दर्रा के पास में, उस जगह पर। और जो तीसरा वाला जो एरिया है, वो जो एरिया है वो है अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया। और ये इस इलाके में अभी भारत ने भी एक स्लैग से रोड बनाने का फैसला किया है। और ये होगा तब चाइना को पता चलेगा कि भारत भी कोई कमजोर मत समझिए भारत को आप। और ये लोग हमेशा समझते रहते हैं कि भारत थोड़ा कमजोर देश है। तो ये प्रोजेक्ट टाटा स्टील को दिया गया है, देखिए। और ये प्रोजेक्ट जो है टाटा स्टील को दिया गया है, टाटा स्टील के सहयोग से बनाया जा रहा है। और ये चीन की सीमा से सटा हुआ अरुणाचल प्रदेश में सड़क निर्माण होगा। इस प्रोजेक्ट का नाम अरुणांक है, यहाँ पर अरुण अंक हो गया है, हम इसको सुधार देते हैं कि हिंदी में इस प्रकार से होगा, अरुणांक प्रोजेक्ट नाम है। और यहाँ इंग्लिश में ऐसे होगा, अरुणांक प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। इसके लिए टाटा नगर स्टेशन से टाटा स्टील ने 1200 टन की पहली खेप जो अरुणाचल प्रदेश को भेज दिया है। और ये विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सेंट्रल जो है, जो CSIR जो हमारा है, उसके अंतर्गत में ये आता है। और ये बहुत अच्छा स्टेप है इंडिया का कि उस एरिया में भी जब हमारा रोड होगा तो वन नेशन वन रोड वाला भी हमारा कार्यक्रम आएगा। वन बेल्ट, चाइना एक उधर वन बेल्ट बना रहा है, हम लोग भी अपना तैयार कर लेंगे। और चाइना को बहुत, देखिए, चाइना के साथ टक्कर लेना है तो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पे लेना है। हमारी करेंसी जितनी महत्वपूर्ण होगी, भारत का रुपया, उसके लिए एक्सपोर्ट ज्यादा करना होगा भारत सरकार को। चाइना के युआन को, अमेरिका के डॉलर को पीछे ढकेलना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन रिजर्व भारत में आ जाए। जितना ज्यादा फॉरेन रिजर्व इंडिया में आएगा उतना ज्यादा इंडिया की करेंसी मजबूत होगी। और ये जब मजबूत होगी तो भारत को काफी इसका लाभ होगा। और जो आप $1 के बराबर अभी नवंबर महीने में 85 रुपया तक चला गया 2022 में, आपको ये कम नजर आने लगेगा। तो ये डेली वाला शो में हम आपके साथ रोज मिलेंगे, सुबह में 8 बजे लाइव मिलेंगे। और आप से उम्मीद करेंगे कि आपको शो जरूर पसंद आएगा। तो लाइक करिएगा, जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फ्री क्लासेस का लाभ लें। और इसमें सिर्फ झारखंड के करंट अफेयर्स को फोकस रखा जाएगा।